Good evening, everyone. BFM मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 28 पार्ट 3 है। एक केस स्टडी है एनपीए प्रोविजनिंग पर आधारित। ठीक है, ये आज डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, क्लास स्टार्ट की जाए। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। प्रोविजनिंग कितनी की जाती है वो आइडिया होना चाहिए, तभी जो है ये केस स्टडी सॉल्व की जा सकती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ प्रोविजनिंग नॉर्म्स। ठीक है, हियर इज द केस स्टडी। ये दिया हुआ है, एक बैंक है, उसके एडवांसेस की स्थिति 31 मार्च 2024 को ये है। एसेट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एसेट बैंक के पास में टोटल एडवांसेस लोन आउटस्टैंडिंग 200 करोड़ रुपए के हैं, उसमें से सिक्योर्ड पोर्शन 20 करोड़ का है। सिमिलरली और सारा डेटा दिया हुआ है, जैसे डाउटफुल अप टू 1 ईयर जो है 50 करोड़ है टोटल लोन, उसमें से 20 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है, सॉरी सिक्योर्ड है, यानी कि उनकी एफडी वगैरह मॉर्गेज कुछ ना कुछ अवेलेबल है। तो ये इतना सारा डेटा आपको दिया हुआ है और सिंपल से इन्होंने पूछा हुआ है स्टैंडर्ड में कितनी प्रोविजनिंग की जाएगी, सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल 1 में, 2 में, 3 में, सब में कितनी प्रोविजनिंग करनी है। बेसिकली क्वेश्चन यही है हमारे सामने। ओके, हियर इज द क्वेश्चन, हाउ मच प्रोविजनिंग बैंक नीड टू मेक फॉर स्टैंडर्ड एसेट, हाउ मच प्रोविजनिंग जो है सब स्टैंडर्ड एसेट। इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन है आपके सामने। स्टार्ट किया जाए या फिर वेट करें? अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग? चलो, जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपको प्रोविजनिंग नाम्स जो है एक बार बता देता हूं। देखो, प्रोविजनिंग में अगर स्टैंडर्ड एसेट है फ्रेंड्स हमारा, और कुछ स्पेशली नहीं दिया हुआ है कि हमारा ये हाउसिंग लोन है किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें अगर नहीं लिखी हुई हैं तो उस केस में हमें 0.40% की प्रोविजनिंग करनी होती है स्टैंडर्ड एसेट के केस में। ठीक है, अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो उस केस में पूरा का पूरा लोन या तो सिक्योर्ड होगा, पूरा का पूरा लोन या तो अनसिक्योर्ड होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां बहुत सारी कंफ्यूजन और डाउट्स आते हैं आपके, इसलिए मैं बता रहा हूं। कल क्लास हुई थी, पिछले कल क्लास हुई थी, या तो पूरा का पूरा लोन सिक्योर्ड माना जाएगा या तो अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अगर लोन सिक्योर्ड है तो 15% की प्रोविजनिंग करेंगे, अगर अनसिक्योर्ड है तो 25% की करेंगे, पूरे के पूरे अमाउंट पर करेंगे, पूरे के पूरे लोन पर करेंगे। ठीक है, अब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कैसे डिसाइड होता है? तो अगर जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो अप टू 10% है, अप टू 10% अगर है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अप टू 10% है तो उसे अनसिक्योर्ड मानते हैं, और अगर 10% से ज्यादा हो गई तो उसे सिक्योर्ड मान लिया जाता है। ये इसका फंडा चलता है। फिर आ जाते हैं हम डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 और फाइनली लॉस एसेट। डाउटफुल 1 वो होता है जो डाउटफुल कैटेगरी में अप टू 1 ईयर है, अप टू 1 ईयर अगर है तो डाउटफुल 1 कहेंगे। 1 ईयर से ज्यादा और अप टू 3 ईयर है तो उसे डाउटफुल 2 कहते हैं। 3 ईयर से ज्यादा है तो उसे डाउटफुल 3 कहते हैं। इस केस में जो प्रोविजनिंग चलती है वो दो है, सिक्योर्ड पोर्शन की अलग होती है और अनसिक्योर्ड पोर्शन की अलग होती है। देखिए, ध्यान देंगे, हमारे डाउटफुल में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन में बांटा जाता है। उसके पहले सब स्टैंडर्ड में या तो पूरा का पूरा लोन सिक्योर्ड होगा या तो पूरा का पूरा लोन अनसिक्योर्ड होगा, ये इसका फंडा होता है। ओके, तो सिक्योर्ड पोर्शन में 25% होता है D1 के केस में, और अनसिक्योर्ड में हमेशा 100% ही रहेगा। अनसिक्योर्ड में ऑलवेज 100% है, चाहे D1 हो, चाहे D2 हो और चाहे D3 हो। D2 के केस में सिक्योर्ड पोर्शन 40% है और D3 के केस में सिक्योर्ड पोर्शन 100% होता है। ये पूरे प्रोविजनिंग नाम्स हैं, ध्यान रखें। ठीक है, ओके, बात क्लियर हो गई? तो जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, चलो मैं उनको फिर से एक बार बताता हूं। मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड एसेट अगर है हमारा और कुछ स्पेशल मेंशन नहीं है कि ये
मतलब हाउसिंग लोन के लिए या किस पर्पज के लिए है, तो सिंपली हम 0.40% की प्रोविजनिंग करते हैं। सिंपली अगर कुछ ना समझ में आए तो 0.4% आता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर सब स्टैंडर्ड हमारा एसेट है तो उस केस में पूरा का पूरा लोन सर, पूरा का पूरा लोन या तो सिक्योर्ड होगा और या तो अनसिक्योर्ड होगा। इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन में बांटने की कहानी नहीं होती है, ठीक है। सिक्योर्ड होगा या तो अनसिक्योर्ड होगा। अगर हमने सोचो 100 करोड़ का लोन दिया है तो या तो पूरा का पूरा 100 करोड़ का लोन सिक्योर्ड होगा या 100 करोड़ का लोन अनसिक्योर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 100 करोड़ में से 40 करोड़ सिक्योर्ड है और 60 करोड़ अनसिक्योर्ड है। ये कॉन्सेप्ट सब स्टैंडर्ड में नहीं लागू होता, ये आपका डाउटफुल में आकर के लागू होता है। क्लियर हो गई मेरी बात। अब सिक्योर्ड अगर है तो 15% की प्रोविजनिंग है, अनसिक्योर्ड है तो 25% की प्रोविजनिंग होती है। सवाल यह है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कैसे डिसाइड करते हैं। वो गलत हो गया है सर, जो है पासा सर, वो गलत हो गया है मेरे से, ध्यान रखेंगे ये चीज, अब ध्यान रखिएगा, केस स्टडी आती है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कैसे डिसाइड करेंगे। अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अप टू 10% है, 10% तक है, तो सर उसे अनसिक्योर्ड बोलते हैं, कि सिक्योर्ड नहीं है, डूब सकता है। अगर 10% से ज्यादा है तो उसे सिक्योर्ड बोल देते हैं। 10% से ज्यादा है देन वी कॉल इट सिक्योर्ड। ये इसका फंडा चलता है, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं सर डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 के केस में अप टू 1 ईयर। अगर डाउटफुल की कैटेगरी में अप टू 1 ईयर है, ध्यान रखेंगे अप टू 1 ईयर है तो उसे डाउटफुल 1 बोलते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा और 3 ईयर तक है तो उसे डाउटफुल 2 बोलते हैं। अगर 3 साल से ज्यादा हो गया तो उसे डाउटफुल 3 कह दिया जाता है। इसमें आपका सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन का कॉन्सेप्ट चलता है। D1 के केस में 25% होता है प्रोविजनिंग, अनसिक्योर्ड के केस में 100% ही रहेगा, D1 में भी, D2 में भी और D3 में भी, ठीक है। यहाँ 25%, D2 के केस में 40% और D3 के केस में 100% होता है, ठीक है। फिर आ जाता है सर हमारा लॉस एसेट। लॉस एसेट में जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 100% जो है प्रोविजनिंग की जाती है। सिंपल, जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग है, चाहे सारा का सारा जो है, ठीक है सर, क्लियर हो जाती बात। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है सर क्वेश्चन हमारे सामने। नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का मतलब होता है, जैसे सोचो हमने जो है 100 लाख यानी 1 करोड़ का लोन दिया है, बदले में जो घर है उसको बंधक रखा है और वो घर जो है 60 लाख की कीमत का है, तो ये होता है सर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो चीज एफडी, सोना, घर, कुछ भी जो गिरवी रखा उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। 100 करोड़ का जो लोन दिया है या 100 लाख का, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, ठीक है। देखो एसेट क्लासिफिकेशन में अगर हमारा स्टैंडर्ड एसेट है तो उस केस में प्रोविजनिंग कितनी होगी, जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसका 0.40%। कितना आ जाएगा सर 0.40%? 0.8 करोड़। तो सर इसमें स्टैंडर्ड के केस में हम 0.8 करोड़ की प्रोविजनिंग करेंगे। सर सवाल यह है कि इस 20 करोड़ रुपए सिक्योर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 20 करोड़ हो और चाहे ये 200 करोड़ रुपए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी आउटस्टैंडिंग है सिक्योर्ड अमाउंट का, उसका 0.40% आपको प्रोविजनिंग करनी है। सिक्योरिटी कितनी भी अवेलेबल हो, इट डजंट मैटर्स, ध्यान देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0.8 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी होगी सिक्योर्ड वाले केस में। कितनी प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड एसेट के केस में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 0.80 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करी जाएगी, यानी 1 करोड़ से कम की प्रोविजनिंग हम करेंगे। अब आया सर सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड के केस में मैंने बताया जो लोन है या तो पूरा का पूरा 100 करोड़ 100 करोड़ या तो फिर सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, आपको देखना है कि कितना सिक्योरिटी अवेलेबल है। सर 5 करोड़ की, तो 5 करोड़ रुपए जो सिक्योरिटी है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, 5 करोड़ रुपए। ये कितना परसेंट है हमारे लोन का? सर 100 करोड़ का लोन है, 5 करोड़ 5% के बराबर है। 5% के बराबर हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो 5% लेस देन 10% है, 10% से कम, 10% तक अगर है तो अनसिक्योर्ड मानेंगे। तो ये हमारा लोन अनसिक्योर्ड है, समझ रहे हो भाई। 100 करोड़ का लोन दिया है, 100 रुपए का लोन दिया है, बदले में 5 रुपए अपने पास रखे हो,
95 रुपए डूब रहा है, तो बेसिकली डूब रहा है। इनका मतलब है कि अगर 100 रुपए का लोन दिया है और 10 रुपए अपने पास बंधक रखे हो, तो इसका मतलब 90 रुपए डूब रहे हैं, तो इसे डूबा ही मानो, अनसिक्योर्ड मानो। हाँ, अगर बंदा जो है 11 रुपए तुम्हारे पास रख दे, अब ये 89 रुपीज आपका डूबा हुआ है, इस केस में इसको सिक्योर्ड मान लेते हैं। ये इसका क्राइटेरिया ऐसे चलता है, ठीक है। तो हमारा लोन कैसा है सर? अनसिक्योर्ड है। कैसा है? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड के केस में कितने परसेंट का हम प्रोविजनिंग करेंगे? बिलो 25% की हम प्रोविजनिंग करेंगे। कितना हो जाएगा सर? 25 करोड़ रुपीज का हम प्रोविजनिंग कर देंगे यहां पर। अप टू 10% है सर, 10% तक है, ध्यान देंगे। हाँ, 10% तक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 20% का होता है। यहीं पर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए ऐसा नहीं, ये बता नहीं रहा हूं। वो मैंने जब थ्योरी पढ़ाई तो वहां पर पढ़ा रखा है, यहां पर कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, ठीक है। तो कितने का करेंगे सर? 25 करोड़ रुपए की हम प्रोविजनिंग करेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? सब स्टैंडर्ड लोन। देखो ध्यान दो, यहां पर ये मत करने बैठ जाना कि 95 करोड़ और 5 करोड़ वाला खेल मत खेलिएगा, नहीं, ये चीज नहीं होती। या तो ये 100 करोड़ रुपीज पूरा का पूरा सिक्योर होगा, या ये पूरा का पूरा 100 करोड़ अनसिक्योर्ड होगा। दो ही केसेस होंगे, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। ये जानने के लिए आप देखो सिक्योरिटी में क्या रखा गया, कितना है, क्या वो जितना बैलेंस तुम्हारा लोन है उसका 10% तक है। अगर 10% तक है तो अनसिक्योर्ड, और अगर 10% से ज्यादा है तो सिक्योर्ड मानते हैं। तो चूंकि हमारा 5 करोड़ है, 100 करोड़ में 5 करोड़ 5% होता है, तो अनसिक्योर्ड हो गया। अनसिक्योर्ड के केस में सर हम 25% का जो है प्रोविजनिंग करेंगे। सो इट विल बी 25 करोड़ की प्रोविजनिंग हमें करनी पड़ेगी सब स्टैंडर्ड के केस में। सब स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में 25 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। इसी क्रम में सारे हैं सर, आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर डाउटफुल अप टू 1 ईयर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करिए अब खुद ही, आप लोग सक्षम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बैंक को कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अगर एसेट जो है डाउटफुल है अप टू 1 ईयर। डाउटफुल अप टू 1 ईयर है, तो उस केस में कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। डेटा ये रहा आपके सामने। डाउटफुल अप टू 1 ईयर में हमारे पास आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ का लोन है, और सर उसमें से 20 करोड़ रुपए सिक्योर्ड हैं। ठीक है, गलत मत करिए। डाउटफुल अप टू 1 ईयर है, तो इसमें देखो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का काम चलेगा। टोटल लोन कितना है? 50 का, उसमें से सिक्योर्ड है 20, तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया? 30। तो हमारा सिक्योर्ड पोर्शन हो गया सर 20 करोड़ का, और अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 30 करोड़ का। तो सिक्योर्ड पोर्शन पर कितने की प्रोविजनिंग करेंगे अप टू 1 ईयर में? 25% की, और इस पे अनसिक्योर्ड में हमेशा 100% की होती है। तो 20 करोड़ का 25% आपका 5 करोड़ हो जाएगा, चौथा भाग हो गया, और ये 100% 30 करोड़ ही हो गया। तो 30 और प्लस 5 आपका 35 करोड़ की आप प्रोविजनिंग करेंगे। 35 करोड़ की आप प्रोविजनिंग करेंगे। जिन लोगों का 18, 12.5 ऐसा कुछ आ रहा है, वो लोग देखें एक बार दोबारा से कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। 35 करोड़ की प्रोविजनिंग होगी। मैंने आपको दिखाया कैसे है सर। देखो 50 करोड़ का लोन बांटा है आपने। कितने का लोन है सर? 50। उसमें से सिक्योर्ड कितना है सर? 20 लिखा हुआ है ना। टोटल अमाउंट में से सिक्योर्ड 20 है, तो 20 सिक्योर्ड हो गया, तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया? 30। तो सिक्योर्ड हो गया सर 20 करोड़, अनसिक्योर्ड हो गया सर 30 करोड़। सिक्योर्ड पोर्शन पर 25% की प्रोविजनिंग, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% की प्रोविजनिंग की जाती है। तो 20 का 25% सर 5 करोड़ हो गए, 30 का 100% 30 करोड़ रुपए हो गया सर। टोटल मिला करके 35 करोड़ रुपीज लगेंगे। 38 नहीं, 38 कहां से आ रहा है सर? ओके, तो ये सर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। डाउटफुल 1 के केस में 35 करोड़ यानी डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाउटफुल एसेट है लेकिन 1 ईयर से 3 ईयर वाले केस में, यानी DB2 आपका डाउटफुल 2 की कैटेगरी में है, तो कितना प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। यहां पर आ जाइए, डेटा आपके सामने है। डाउटफुल 2 है,
तो ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, दिस इज आवर D3। तो डाउटफुल 2 में सर हमारा टोटल 120 करोड़ का लोन है, उसमें से सिक्योर्ड कितना है सर 100 करोड़ रुपीज, तो हमारा अनसिक्योर्ड कितना 20, यानी सिक्योर्ड हमारा हो गया 100 करोड़ का, अनसिक्योर्ड हमारा हो गया सर 20 करोड़ का। तो सर 20 करोड़ का कितना सिक्योर्ड में 40%, क्योंकि डाउटफुल 2 में है 40% का, और इसका 100% करेंगे। 40% इसका हो जाएगा सर 40 करोड़, इसका 100% हो जाएगा 20 करोड़, सब मिला जुला करके सर आप 60 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। 60 करोड़। 112 सर देखिए कहां से आ रहा है, 108 भी चेक करिए। 60 करोड़ रुपीज का प्रोविजनिंग करने की जरूरत है। हाँ 108 कहां से आ रहा है, ठीक है, तो 60 करोड़ हो गया। अब इसी तरीके से ये वाले का देख लेते हैं, D3 वाले का। D3 की क्या स्थिति होती है सर, सिक्योर्ड है कितना 60 करोड़, उसमें से सॉरी टोटल लोन है 60 करोड़ का, सिक्योर्ड है 40, तो हमारा अनसिक्योर्ड हो गया 20। वैसे तो जरूरत नहीं है इतने पर, पूरे पर ही 60 करोड़ की ही प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बेसिकली। D3 में हमारा 100% होता है, देखो D3 में 100% प्रोविजनिंग होती है तो यही आंसर हो जाएगा, लॉस में 100% प्रोविजनिंग होती है तो यही आंसर हो जाएगा, 100% यही बात है। फिर भी अगर आप चाहते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो कर लीजिए, वो खेल भी खेल ही लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योर्ड में 60 करोड़ है, सॉरी टोटल लोन 60 करोड़, सिक्योर्ड 20, बचा हमारा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड पोर्शन सर हो गया हमारा 40 का, अनसिक्योर्ड हमारा हो गया 20 का। सिक्योर्ड वाले का सर हम 100% लेते हैं, अनसिक्योर्ड वाले का भी 100% ही लेते हैं, तो वही घूम टहल के फिर 40 और 20 कुल मिलाकर के 60 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल ये हो जाएगा, हमारे D3 में 60 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर लॉस है सर, देखिए लॉस के केस में 100% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड से हमें कोई मतलब ही नहीं, हम यहां जाते ही नहीं है, ठीक है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में सीधे 30 करोड़ की ही प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। यहां पर थोड़ा सा एक डिबेट की जा सकती है, डिबेट क्या कर सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको। हम ये बहस कर सकते हैं सर कि अगर 30 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ सिक्योर्ड है तो ये लॉस कैसे हुआ, करेक्ट है सर ना, 30 करोड़ में से 30 करोड़ रुपए पूरा सिक्योर्ड है तो लॉस कहां गया। तो ध्यान रखिए ये वैसे यहां दिया नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर 30 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ सिक्योर्ड है तो लॉस की कैटेगरी में नहीं जा सकता है, ठीक है, बात समझिए, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए 30 की जगह पर अगर 3 करोड़ यहाँ लिखा होता तो थोड़ा जस्टिफाइड होता कि हाँ 3 करोड़ रुपए सिक्योर्ड है, बाकी का अनसिक्योर्ड है, तो लॉस में जा सकता है। लॉस की परिभाषा क्या होती है, जब आरबीआई को या बैंक के ऑडिटर को ये लगता है कि अब पैसा रिकवर नहीं हो सकता किसी कीमत पर, तो उसे हम लॉस की कैटेगरी में ले जाते हैं। इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं डिसाइड है, 10 साल 5 साल 1 साल, तुरंत ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कभी भी डिसाइड हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई का ऑडिटर या आरबीआई खुद, बैंक ऑडिटर ये डिसाइड करते हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा लॉस के केस में 100% जो है प्रोविजनिंग करी जाती है। तो सर यहां तक आ गए थे हम, डाउटफुल 2 के केस में हमारा 60 करोड़ की प्रोविजनिंग थी। नाउ लॉस एसेट के केस में हमारी 30 करोड़ की प्रोविजनिंग होगी। एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको बताना है कि टोटल प्रोविजनिंग कितनी करनी होगी, टोटल प्रोविजन कितना करना होगा ये बताना है सर। टोटल प्रोविजन मतलब, टोटल प्रोविजन का मतलब शुरू से, ये यहां पर आपको बताना है सर कि टोटल प्रोविजनिंग कितनी होनी चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था कि जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसका 0.40% कैलकुलेट करेंगे। सर ये हमारा आ गया था 0.80 करोड़ रुपीज। फिर सब स्टैंडर्ड में मैंने बताया था कि या तो सिक्योर्ड होगा या तो अनसिक्योर्ड होगा। 100 करोड़ हमारा पूरा पूरा अनसिक्योर्ड में आया था क्योंकि ये 5% हो रहा था, तो 25% का हम करेंगे तो हमारा 25 करोड़ रुपीज ये आ गया था। फिर हमने देखा था डाउटफुल 1 में ये 50 था, वो 20 था, तो हमारा सिक्योर्ड हो गया था 20,
अनसिक्योर्ड हो गया था हमारा 30, सिक्योर्ड पर हमने 25% का किया था, इस पर 100% का किया था, तो ये 30 हो गया था और ये हो गया था 5, टोटल 35 करोड़ का हमने यहाँ पर प्रोविजनिंग करी थी। ठीक है, डाउटफुल 1 में। डाउटफुल 2 के केस में टोटल 120 करोड़ रुपए थे, उसमें से 100 करोड़ रुपए हमारे सिक्योर्ड थे, तो हमारा सिक्योर्ड हो गया था 100 करोड़ रुपीज का, अनसिक्योर्ड हो गया था हमारा 20 करोड़ रुपीज का। ठीक है ना, कितने का? 20 करोड़। इसमें हमने प्रोविजनिंग करनी थी 40% की, इसमें हमने करनी थी 100% की। 100% 20 ही हो गया, इसका 40% 40 हो गया, तो 40 20 60 हो गए थे। कितना हो गया था सर? 60 करोड़ की प्रोविजनिंग। ठीक है, अब आते हैं इसी तरीके से इस वाले में, डाउटफुल 3 में टोटल 60 करोड़ है, उसमें से 40 करोड़ हमारा सिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड 20, सिक्योर्ड हो गया 40, अनसिक्योर्ड हो गया 20। दोनों पर सर हमें 100% ही प्रोविजन करना है, इस पर भी और इस पर भी 100%, तो कुल मिलाकर के ये सीधे वैसे ही 40 और 20 कुल मिलाकर के 60 करोड़ का प्रोविजन यहाँ पर होगा। फिर लॉस एसेट में मैंने आपको बताया था जितना भी आउटस्टैंडिंग है पूरा का पूरा डूबेगा तो 30 करोड़ रुपए। बस पूरी कैलकुलेशन सर दोबारा से मैंने आपको करवा दी है, जोड़ने का काम केवल कर लीजिए। काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है, मैं वही लिख दे रहा हूं। 210.80 करोड़, 210.80 या 0.8 करोड़ रुपीज का टोटल प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ेगी। ठीक है सर, अब समझ में आ गया। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का पोर्शन केवल डाउटफुल में चलता है। D1, D2 और D3 में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का फंडा चलता है, बाकी सब में टोटल अमाउंट पर ही खेल होता है। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड में भी पूरे अमाउंट पर, सब स्टैंडर्ड में भी पूरे अमाउंट पर, लॉस में भी पूरे अमाउंट पर होता है। केवल सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का खेल D1, D2, D3 में होता है सर। ओके, आई बिलीव मैंने आपको क्लियरिटी दी होगी। ठीक है, ये हो गया 7वां क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडम से कर लेते हैं जिनका केस स्टडी से अब कोई लेना देना नहीं, केस स्टडी अपनी खत्म हो चुकी है। ठीक है, which are the following factors are considered while making decision regarding PCA? बैंक जब आरबीआई जब किसी बैंक के ऊपर किसी बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेता है, पीसीए लगाता है, तो उसके लिए वो किन किन चीजों को ध्यान में रखता है, किन किन पॉइंट्स को क्राइटेरिया में रखा जाता है? सर ये क्वेश्चन है आपके सामने। CRAR या सीईटी, कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो को, एसेट की क्वालिटी को, रिटर्न ऑन एसेट को, टायर 1 लेवरेज रेशियो को, इनमें से किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के लिए? क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। सर ये सारी की सारी बातें दिमाग में रखता है आरबीआई, इन सभी पॉइंट्स पर जो है ध्यान दिया जाता है। CRAR एक रेशियो होता है, एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए कितना है उसका, रिटर्न ऑन एसेट कितना कमा रहे हो, और लवरेज रेशियो कितना, इन चारों बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग का। व्हेन बैंक नीड टू मेक एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, आप लोग पूछते रहते हैं, बुक का फोटो खींचकर भेजेंगे सर कि एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, सर क्या प्रोविजनिंग नाम्स बदल गए? नहीं, जो सर आपको सिखाए और समझाए अभी तक वही प्रोविजनिंग नाम्स हैं। एक करवा देंगे ECGC CGTMSC कवर वाला, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने जून में करवा रखा है, अगर आप चाहें तो उसको रेफर कर लीजिए, पर फिर भी एक बार मैं करवा दूंगा। एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब बैंक फेल कर जाता है CRI LC को बताने के लिए कि SMA हो गया हमारा अकाउंट, या बैंक ऐसे मेथड यूज करता है जिससे वो अकाउंट का स्टेटस छुपाने की कोशिश करता है, कंसील करने की कोशिश करता है, छिपाता है, या बैंक अकाउंट को एवरग्रीन बनाता है, भले ही वो NPM चला जाए, SMA हो जाए, लेकिन उसको वो दिखाता है कि हमारा अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो इन सभी केसेस में सर एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग करने की जरूरत होती है, इन ऑल 3 केसेस।
इन तीनों केसेस में एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग तभी होती है जब हम किसी अकाउंट को CRILC को ना बताएं, CRILC से डेटा छिपाएं या एवरग्रीन दिखाएं CRILC को, उसी केस में एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, थोड़ी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग का मतलब होता है सर थोड़ी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने सिक्योर्ड में क्या देखा, 15% और 25% का, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देते हैं, 1 ईयर के लिए होता है ना, जब कोई अकाउंट अप टू 1 ईयर NPA रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 6 महीने तक और 6 महीने से ज्यादा और 1 ईयर के लिए एक प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। तो अप टू 6 महीने सब स्टैंडर्ड अकाउंट में अप टू 6 महीने 15% की प्रोविजनिंग करोगे, और अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया और अप टू 1 ईयर है तो उस केस में 25% की प्रोविजनिंग करनी पड़ जाती है। देखो जनरली क्या करना चाहिए, 15% ही पूरे साल करनी चाहिए, लेकिन हमें 10% एक्स्ट्रा करनी पड़ गई, इसे एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ जाती है तो उसे ही एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग कह दिया जाता है। अगर जो है कोई लोन बांटा गया है कंस्टोरियम अरेंजमेंट में, कंस्टोरियम मतलब काफी सारे बैंकों ने एक साथ मिल करके लोन दे दिया है, तो उस केस में एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। थैंक यू विवेक सर। तो अगर अकाउंट मतलब लोन दे दिया हमने, जैसे ध्यान होगा आपको, जो लोन अकाउंट NPA होता है, अगर कोई कस्टमर है उसका एक अकाउंट अगर NPA हो गया, तो उसने अगर मान लो 6 लोन ले रखे हैं तो उसके 6 लोन अकाउंट ही NPA हो जाते हैं। यानी NPA जो है बारोवर वाइज किया जाता है, राइट, बारोवर वाइज किया जाता है। एक अकाउंट खराब हुआ तो सारे अकाउंट खराब होंगे, ध्यान देने वाली बात है। बारोवर वाइज किया जाता है, फैसिलिटी वाइज नहीं कि सिर्फ एक लोन खराब हुआ तो उसको NPA मार्क किया बाकी वैसे रहने, नहीं, बारोवर वाइज सारे लोन अकाउंट उसके NPA में चले जाते हैं। उसी तरीके से अगर कई सारे बैंकों ने मिल करके अगर लोन दिया है तो वो NPA मार्क करेंगे जितना उनके पास रिकवरी आएगी उसके आधार पर, जितनी उनके पास रिकवरी आएगी उसके आधार पर। सोचो कि जो है मतलब 1000 करोड़ रुपए का लोन बटा है, ठीक है, मान लेते हैं 3 बैंक हैं, एक ने 600 करोड़ दे रखा है, एक ने 200 करोड़ दे रखा है, एक ने 300 दे रखा है और एक ने 100 करोड़ दे रखा है। तो कुल मिलाकर 600, 300, 900, 1000 करोड़ रुपए बांट दिए। अब कितनी रिकवरी इस 600 करोड़ के पास आई, कितनी 300 और कितनी 100 करोड़ वाले के पास आई, उसी के आधार पर वो उसे NPA मार्क करेंगे। यानी हर कोई अपने हिसाब से अपनी रिकवरी के आधार पर उसे NPA मार्क करता है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल मेंबर बैंक कैन मेक द अकाउंट मार्क द अकाउंट एज NPA एज पर रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, जितनी रिकवरी उनकी हो पाती उसके आधार पर ये NPA मार्क करते हैं। पूछा जाता है सर ये सवाल, तो ध्यान रखेंगे बस, ठीक है सर। अपना ये लास्ट क्वेश्चन था, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो फिर से पूछ लें, अदरवाइज जो है अपनी क्लास यहाँ पर मानकर चलिए एंड हो जाती है। ये जो मैंने आपको पूरा सिखाया और समझाया, जो आप लोग पूछ रहे थे सर ना, ये अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वगैरह सब कुछ, वो पूरा यहाँ लिखा हुआ है ताकि एक बार गाइडलाइन को डिस्कस कर लिया जाए। देखो सब स्टैंडर्ड के केस में सिक्योर्ड है तो 15%, अनसिक्योर्ड है तो 25%। सब स्टैंडर्ड अगर अनसिक्योर्ड है तो उस केस में 20% का किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में, ठीक है। देखो बेसिकली ये कैसे चलता है, देखो अगर हमारा सब स्टैंडर्ड है तो ये अकाउंट या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। अगर सिक्योर्ड है तो 15% की प्रोविजनिंग की जाती है, अगर अनसिक्योर्ड है तो 10% एक्स्ट्रा की जाती है, 10% एक्स्ट्रा की जाती है, तो 15, 10, 25% की कर ली जाती है। लेकिन अगर मान लो उसी अनसिक्योर्ड तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन है, तो 15% में केवल 5% ज्यादा करते हैं, यानी 20% का करते हैं, 20%। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तो लोन है लेकिन सिक्योर्ड है, तो उस केस में कितनी प्रोविजनिंग करेंगे, तो सर यही 15% की ही करेंगे। कितने करेंगे, 15% की ही करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात को कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन है लेकिन सिक्योर्ड है, कितनी प्रोविजनिंग होगी, तो सर वही 15% की ही होगी। अनसिक्योर्ड के केस में 5% कम करना पड़ता है, ये इसका गाइडलाइन होता है, ओके। उसके बाद में सर आपका हो जाता है डाउटफुल 1, अगर अप टू 1 ईयर आपका लोन डाउटफुल है तो सिक्योर्ड पोर्शन का 25%, अनसिक्योर्ड का 100%। अगर आपका डाउटफुल 2 कैटेगरी में आता है, 1 साल से ज्यादा हो गया और अप टू 3 ईयर है, तो सिक्योर्ड का 40%, अनसिक्योर्ड का 100%। अगर आपका डाउटफुल 3 में आ जाता है
3 साल से ज्यादा हो गए डाउटफुल के लिए, उस केस में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों का 100% ही किया जाता है, और अगर आपका लॉस एसेट है तो 100% का ही किया जाता है। सर अवेलेबल हो जाएगी एमसी, ये क्लास जो है कल सुबह तक जो है आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी सर ऐप में। सर जून 2024 की मैम कुछ क्लासेस देख लीजिए, चैप्टर नंबर 28 की 3-4 क्लासेस ही हैं, ज्यादा क्लासेस हैं नहीं हमारे पास में, 3 और 4 क्लासेस आर देयर, आप उनको देखें तो अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया सर कि अगर कंस्टोरियम अरेंजमेंट है, कंस्टोरियम अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि एक साथ कई बैंकों ने लोन दे रखा है, जैसे रिलायंस वगैरह हैं तो इनके 6000 करोड़ रुपए के लोन होते हैं। अब 6000 करोड़ का लोन एक बैंक नहीं देना चाहता है, तो सर 2-3 बैंक मिल करके एक साथ लोन दे देते हैं, एक साथ लोन दे देते हैं। तो उसमें एनपीए मार्किंग का रूल क्या है, उसमें एनपीए मार्किंग का रूल ये है, हर एक बैंक की जितनी रिकवरी होगी उसके आधार पर वो उसे एनपीए मार्क करेगा। मतलब कहने का, सोचो कि एसबीआई, पीएनबी और एक और बैंक है, मान लेते हैं इलाहाबाद बैंक है, तीनों बैंकों ने मिलकर लोन दिया है। एसबीआई की जो रिकवरी हुई उसके हिसाब से उसका एनपीए मार्क हो गया, यानी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि एनपीए हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एसबीआई के लिए वो लोन अगर एनपीए हो गया है तो पीएनबी भी एनपीए मार्क कर देगा और इलाहाबाद बैंक भी एनपीए मार्क कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि एक एक बैंक के पास है कंस्टोरियम का लोन, मतलब कहने का 1000 करोड़ का लोन बांटा गया है, 3 बैंकों ने मिल करके बांटा है, तो एसबीआई के पास एनपीए है, लेकिन जरूरी नहीं कि पीएनबी और जो है इलाहाबाद के पास भी एनपीए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमको ऐसा लगता है ना कि मतलब एक जगह एनपीए हो गया तो सब जगह एनपीए, ऐसा नहीं है। जितनी रिकवरी तुम अब सोचो, पीएनबी अगर अपने पैसे रिकवर कर पा रहा है तो वो एनपीए नहीं मार्क करेगा, उसे स्टैंडर्ड रखेगा। ये वाला हो सकता है इसको SMA1 SMA2 में जहां पर भी रखा हो, जैसे भी अरेंजमेंट हो। तो ये इसका कहने मतलब है कि इंडिविजुअल मेंबर बैंक कैन मार्क द अकाउंट एज एनपीए एज पर रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, जितनी रिकवरी होती है उसके आधार पर, ठीक है। कल फिर क्लास करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे 2 क्लास करेंगे, ठीक है। एबीएम की क्लास अभी चल रही है जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं अच्छे अच्छे 8 से 9 के बीच में, और बीएफएम मैं आपको लगातार पढ़ा ही रहा हूँ 9 से 10 के बीच में, ठीक है। हाँ, सभी क्लास रिज्यूम करने का पूरा प्रयास करेंगे। संतोष सर, हाँ एबीएम वाले भी, कोई बात नहीं सर, छठ जो लोग मनाएंगे मनाएंगे, मैं नहीं मनाता हूं तो मैं अवेलेबल रहूंगा आपको। हाँ बिल्कुल, टोटल टोटल प्रोविजन में स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन भी ऐड होगा, यस सर। ऑटो कट किस बात का सर जो है, कल क्लास करेंगे सर, यस। ठीक है, अब आप क्लास ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी तरफ से क्लास एंड है, गुड नाइट सभी को। नहीं सर, एमसी उस पर बुलेट पॉइंट्स पर काम चल रहा है, जल्द ही अवेलेबल करवाएंगे, चैप्टर वाइज अवेलेबल करवा देंगे। कल क्लास हुई थी, हाँ कल क्लास हुई थी, पिछले कल हुई थी, अगले कल होनी है, सब कुछ सेट है, ठीक है। एक्सेलरेटर प्रोविजनिंग का चार्ट अगले वाले क्लास में लेकर आएंगे, अगली वाली क्लास में हम आपके लिए एक्सेलरेटर प्रोविजनिंग का चार्ट लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है सर आपका कि एक्सेलरेटर प्रोविजनिंग जो है कब की जानी चाहिए। तो अगर आपने उसे CRILC को बताया नहीं, छुपा लिया कि हमारा अकाउंट SMA हो गया है, तब करनी पड़ेगी, या बैंक जानबूझकर अकाउंट के बारे में डिटेल छिपा रहा है, या अकाउंट को एवरग्रीन बना करके रखा हुआ है आपने। एवरग्रीन मतलब कि हमेशा अच्छा है अकाउंट, भले वो एनपीए हो जा रहा है पर आप उसको अच्छा ही दिखा रहे हैं। तो इन सभी केसेस में फ्रेंड्स, इन ऑल 3 केसेस एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करने की जरूरत होती है। आप अपना क्वेश्चन यही पोस्ट कर सकते हैं, जैसे सभी लोग 12 प्रसाद आप यहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। एक बार आया हुआ एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग से क्वेश्चन, यस दे हैव आस्क्ड।
चलिए ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट मेरी तरफ से। नहीं सर, बुलेट पॉइंट सफिशिएंट नहीं होंगे सर, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पर्टिकुलरली बीएफएम में तो बिल्कुल मत इसके भरोसे बैठिएगा। थैंक यू सो मच सर। अभी एग्जाम है तो थोड़ा मेहनत बढ़ानी भी पड़ेगी। पीडीएफ अवेलेबल है सर अभी टेलीग्राम पर, अगर आप देखना चाहें तो अवेलेबल है। ये वाली पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी है मैंने। ओके ठीक है सर, चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। कोई नहीं सर, बीएफएम निकल जाएगा इस बार, चिंता ना करिए, बहुत मेहनत करी गई है।